A very good morning to all of you. So friends, आज की क्लास में हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एम.एच. अब्राम्स की अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को बहुत ही इजी वे में समझने का हमारा मेन टारगेट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एम.एच. अब्राम्स की अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फॉर द पर्पज़ ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिना लेट किए हुए टू द पॉइंट हम एम.एच. अब्राम्स के ये जो भी लिटरेरी टर्म्स इन्होंने अपने बुक में दिए हुए हैं सबको हम समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द टर्म लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, फर्स्ट है हमारा एब्सर्डिस्ट लिटरेचर। The term literature of the absurd refers to the works in drama and fiction written mostly after World Wars that hold the view that human life is meaningless and absurd and represents this view in literature in an equally absurd manner. ये जो टर्म है लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, ये क्या रिफ़र करता है? रिफर्स टू द वर्क्स इन ड्रामा एंड फिक्शन जो ज़्यादातर लिखे गए हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और क्या व्यू पॉइंट रखते हैं कि ह्यूमन लाइफ पूरी तरीके से मीनिंगलेस है एंड एब्सर्ड है। नाउ ओरिजिन ऑफ द टर्म देख लेते हैं। द टर्म एब्सर्ड वॉज ड्रॉन फ्रॉम द मिथ ऑफ सिसिफस बाय एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर एल्बर्ट कैमू। ये जो हमारा टर्म है ये किससे लिया गया है? द मिथ ऑफ सिसिफस से लिया गया है, और ये द मिथ ऑफ सिसिफस किसके द्वारा लिखी गई है? दैट इज रिटन बाय एल्बर्ट कैमू। द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड वॉज पॉपुलराइज्ड बाय मार्टिन एस्लिन्स बुक द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। जो द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये किस पॉपुलराइज हुआ है? मार्टिन एस्लिन्स की बुक द थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। इसके बाद हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। Absurdism was a reaction to the horrors of World War II and values to the pre-war traditional art and literature. Absurdism क्या था? ये एक प्रकार का रिएक्शन था किसके खिलाफ? To the horrors of World War II and the values of pre-war traditional art and literature, and it portrayed the disillusionment of the post-war generation. इसके बाद हम इन्फ्लुएंसेस की बात कर लेते हैं। द प्रिकर्सर टू एब्सर्डिस्ट लिटरेचर वॉज एल्फ्रेड जेरीज फ्रेंच प्ले अबू रॉय। जो प्रिकर्सर हैं एब्सर्डिस्ट लिटरेचर से कि वो कौन है? एल्फ्रेड जेरीज का फ्रेंच प्ले अबू रॉय माना जाता है, पब्लिश हुआ है 1896 में। और देख लेते हैं, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट एंड सरेलिस्ट मूवमेंट। और इस पर किसका इन्फ्लुएंस हुआ है? देखते हैं, लेविस कैरोल, ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग, बर्टोल्ड ब्रीस्ट एंड जेम्स जॉयस, एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स सच एज सात्रा एंड काफ्का, दादाइज्म। नाउ अगर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, ये हमारे एब्सर्डिस्ट लिटरेचर के कौन कौन से फीचर्स हैं? स्पार्स सेटिंग, ब्लैक ह्यूमर, stereotypical and flat characters, meaningless non-sequential dialogue and repetitive actions, themes of loneliness and dehumanization in commercialized world. Next हमारा कौन सा फीचर्स है of absurdist literature? tragic and violent scene and innovative use of silence, reject logic and devalue language. अगर हम फीचर की बात करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेजर प्रैक्टिशनर्स एंड टेक्स्ट। द मेजर एब्सर्डिस्ट प्ले राइट्स आर सैमुअल बेकेट, यूजीन आइनेस्को, जीन जेनेट, हैरोल्ड प्रिंटर, टॉम स्टोपर्ड एंड एडवर्ड एल्बी। सैमुअल बेकेट्स, इनका वेटिंग फॉर गोडोट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क related to absurdist literature, published in 1953, In the Game, published in 1957, and Crabbe's Last Tape
This is also published in 1958. Eugene Ionesco, Romania. Baldassarre, The Chairs, 1952. Rhinoceros, 1959. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रैक्टिशनर है. जीन जेनेट, द बालकनी 1957 एंड द ब्लैक्स 1959. नेक्स्ट वन इज हैरोल्ड पिंटर, द बर्थडे पार्टी published in 1958, The Dumbwaiter 1959, The Caretaker 1959 and The Homecoming. नेक्स्ट है हमारे प्रैक्टिशनर ऑफ द एब्सर्ड लिटरेचर टॉम स्टोपर्ड, रोसेनक्रांस एंड गिल्डस्टन आर डेड, जंपर्स, The Guildston Are Dead 1966 publication date, and Jumpers published in 1972, and Travesties it is also published in 1974. एडवर्ड एल्बी की द जू स्टोरी है 1958 में, द सैंड बॉक्स 1959 में है और द अमेरिकन ड्रीम 1960 में पब्लिश हुई है. और हमारा लास्ट क्या है, Who's Afraid of Virginia Woolf, it is also published in 1962. So एब्सर्डिस्ट लिटरेचर ये हमारा पहला टर्म था जो हम फिनिश करते हैं. हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेकेंड टर्म पे आएंगे, दैट इज एस्थेटिक मूवमेंट. सो एस्थेटिसिज्म और द एस्थेटिक मूवमेंट was a literary movement that began in the later part of the 19th century Europe that valued the autonomous nature of a work of art. Its motto was art for art's sake, which advocated that a work of art was self-sufficient and has no other aim for its existence. So जो हमारा एस्थेटिसिज्म था ये क्या था, ये एक लिटरेरी मूवमेंट था जो शुरू हुआ इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप में, और इसने किसको वैल्यू दिया है, ऑटोनोमस नेचर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट को ज़्यादा वैल्यू दिया है. और इसका मोटो स्पेशली क्या था एस्थेटिसिज्म का, दैट वाज आर्ट फॉर आर्ट सेक. और अगर हम ओरिजिन ऑफ द टर्म की बात कर लेते हैं, सो द टर्म एस्थेटिका was applied to the arts by German philosopher Alexander Baumgarten in his Latin treatise Aesthetica. So ये जो हमारा टर्म फ्रेंड्स एस्थेटिका है ये अप्लाइड होता है टू द आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट से अप्लाई किया गया है किसके द्वारा, जर्मन फिलोसोफर एलेक्जेंडर बॉमगार्टन के द्वारा उनके लैटिन ट्रीटाइज एस्थेटिका में. और ये कब पब्लिश हुई है, 1750 में. द एक्चुअल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एस्थेटा. जो एक्चुअल वर्ड है ये किस ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, दैट इज एस्थेटा, थिंग्स परसेप्टिएबल बाय द सेंस, एंड द ग्रीक एस्थेट्स विच डिनोट्स वन हु परसीव्स. इट नेक्स्ट देख लेते हैं. इट मीन्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल फाइन आर्ट्स एज वेल एज द नेचर ऑफ ब्यूटी इन एनी ऑब्जेक्ट, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो इस कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एस्थेटिसिज्म है इसमें बताया गया है, इसका मतलब है दैट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल फाइन आर्ट्स, सभी फाइन आर्ट्स जो हैं उसकी सिस्टमैटिक स्टडी, एज वेल एज द नेचर ऑफ ब्यूटी इन एनी ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज़ नेचुरल और इट इज़ आर्टिफिशियल. और अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं. इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ है एंड वॉज डेवलप्ड बाय बॉडलेयर, फ्लॉबर्ट, मेलामे एंड अदर्स. किसके द्वारा डेवलप हुआ है, बॉडलेयर, फ्लॉबर्ट, मेलामे एंड अदर्स के द्वारा. द आइडिया वॉज प्रपोज्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांत इन हिज क्रिटिक ऑफ जजमेंट. ये जो आइडिया था कि प्रपोज किया गया था जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांत के द्वारा, किसमें, क्रिटिक ऑफ जजमेंट में, जो पब्लिश हुई है 1790 में. और ही वॉज ऑफ द व्यू दैट एस्थेटिक एक्सपीरियंस कंसिस्ट ऑफ अ डिसइंटरेस्टेड contemplation of an object that pleases for its own sake. So this is the view of
German philosopher Immanuel Kant. Kant used the term aesthetic in another sense to refer to the effort to relate the material to the spiritual. और अगर हम इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं, सो एजर एलन पो स्टेटेड दैट द बेस्ट पोएम इज अ पोएम रिटन सोलली फॉर द पोएम सेक्स. द व्यू ऑफ फ्रेंच एस्थेटिसिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड बाय वॉटर पीटर. सो जो हमारा फ्रेंच एस्थेटिसिज्म का व्यू था, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? वॉल्टर पीटर के द्वारा. कब? इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड में. इट इन्फ्लुएंस्ड ऑथर्स, किन किन ऑथर्स को इन्फ्लुएंस किया है? सच एज W.B. Yeats, T.E. हेल्मे एंड T.S. Eliot, एज वेल एज द लिटरेरी थियोरी ऑफ द न्यू क्रिटिक्स. अब फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, सो द मोटो ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक और आई आर्ट फॉर आई आर्ट. द एनाटॉमी ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट एंड इट्स फॉर्मर परफेक्शन. These are the features of aestheticism. The focus on crafts and artistry. The concept of a poem or novel as an end in itself without moral purpose. Next features क्या है? It focuses on beauty in art, music and literature. The movement treated art as the supreme reality and life as a mere mode of fiction. सो इस मूवमेंट में आर्ट को एक सुप्रीम रियलिटी बताया गया है और लाइफ को क्या बताया गया है? लाइफ एज अ मेयर मोड ऑफ फिक्शन. और अब मेजर प्रैक्टिशनर को देख लेते हैं कौन कौन से हैं. एल गेरॉन, चार्ल्स स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस एंड लायनल जॉनसन. नेक्स्ट हमारे कौन से प्रैक्टिशनर है? हेनरी मर्गर्स, सेनीज डी लाविया डी बोहेम. नेक्स्ट हमारा दो टर्म ए से पहले हमने पहले हमने एब्सर्डिस्ट लिटरेचर पढ़ा, दूसरा हमने एस्थेटिसिज्म पढ़ा. अब हम अपने थर्ड उस पे आते हैं, टर्म्स पे आते हैं, दैट इज इफेक्टिव फैलेसी. सो व्हाट इज इफेक्टिव फैलेसी? इफेक्टिव फैलेसी इज द एरर ऑफ जजिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट्स ऑन द रीडर. सो ऑरिजिन ऑफ द टर्म देख लेते हैं कि इस टर्म का ऑरिजिन कहाँ से होता है. सो द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय W.K. विंसेंट एंड मोनरोसी बर्ट्सले इन देयर 1946 essay द इफेक्टिव फैलेसी टू डिनोट द एरर ऑफ जजिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर. सो जो हमारा टर्म है इफेक्टिव फैलेसी, वो W.K. विंसेंट और मोनरोसी बर्ट्सले के द्वारा उनके एसे में द इफेक्टिव फैलेसी में इंट्रोड्यूस किया गया. और क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द एरर ऑफ जजिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर. एंड दे पॉइंटेड आउट दैट सच एन इमोशनल जजमेंट विल रिजल्ट इन इम्प्रेशनिज्म एंड रिलेटिविज्म. तो ये W.K. विंसेंट एंड मोनरोसी बर्ट्सले ने क्या पॉइंट किया है कि सच एज इमोशनल, जो ये इमोशनल जजमेंट है, विल रिजल्ट इन एक्सप्रेशनिज्म एंड रिलेटिविज्म. अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें तो करते हैं. सो द आइडिया डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द व्यू ऑफ I.A. रिचार्ड्स, हु इन हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म argued that the value of a poem is measured by the psychological responses of its reader. सो जो ये आइडिया है डेवलप हुआ है किसके अगेंस्ट? एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द व्यू ऑफ I.A. रिचार्ड्स, जिन्होंने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आर्ग्यू किया है. क्या आर्ग्यूमेंट्स दिया है? दैट द वैल्यू ऑफ पोएम इज मेजर्ड बाय द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ इट्स रीडर. अब अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, सो जो हमारा इफेक्टिव फैलेसी है, दिस इवेल्युएट्स अ पोएम बेस्ड ऑन इट्स इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन इट्स रीडर. सच एन एरर results in criticism
being degraded as Impressionism. And now we will talk about the major practitioners of affective fallacies. So Beardsley advocated the need to practice objective criticism that focused on features, devices and form of the work by which the emotional effect happens in the reader. And William Wimsatt, so the verbal icon, this is also very important. Jane Tompkins, reader response criticism, this is also very important work regarding the affective fallacy. Next we will talk about the alienation effect. So the origin of the term की बात कर लेते हैं. The German dramatist Bertolt Brecht adapted the Russian formalist concept of defamiliarization in his epic theatre of 1920s and later called it the alienation effect. So जो जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टोल्ट ब्रीस्ट हैं, इन्होंने अडेप्ट किया है रशियन फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेमिलराइजेशन को. इन्होंने अडेप्ट किया है किसमें? अपने इपिक थिएटर में ऑफ 1920s में के, और बाद में इन्होंने इसको क्या बोला है? लेटर कॉल्ड इट द एलिनेशन इफेक्ट. So the German term is also translated as estrangement effect or distancing effect. Sorry friends. So features, अगर हम इसके features की बात करते हैं, so this prevents jadedness, incapacity to feel and social apathy in the audience, makes familiar aspects of the present social reality seem strange, prevents the emotional identification or involvement of the audience with the characters and their actions in a play. और अब हम इसके एम की बात कर लेते हैं. सो एम क्या है? टू इवोक अ क्रिटिकल डिस्टेंस इन द ऑडियंस, टू अराउज देम टू टेक action against rather than simply to accept the state of society and behavior represented on the stage. नेक्स्ट हमारा टर्म्स है, क्या है? नेक्स्ट वन इज एलिग्री. सो व्हाट इज एलिग्री? एंड एलिग्री इज अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव इन प्रोज और वर्स. ये एक फॉर्म ऑफ नैरेटिव है, चाहे प्रोज में या वर्स में, दैट कैन हैव अ प्राइमरी मीनिंग एंड एट द सेम टाइम अ सेकेंडरी मीनिंग. और ऑरिजिन ऑफ द टर्म क्या है इसका? द टर्म एलिग्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक टर्म एलिगोरिया मीनिंग स्पीकिंग अदरवाइज. तो ये ग्रीक टर्म एलिगोरिया से ओरिजिनेट हुआ है और इसका मतलब होता है स्पीकिंग अदरवाइज. और अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सो सस्टेन्ड एलिग्री वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द मिडिल एजेस. मास्टरपीसेस आर दांते's डिवाइन कॉमेडी, द फ्रेंच रोमन डी ला रोज, चौसर्स हाउस ऑफ फेम, लैंग्लैंड्स पायर्स प्लाउमैन एंड द मॉरलिटी प्लेस एवरीमैन. Now we will talk about the classification. Sorry friends. Yes, yeah, the two kinds of allegories are historical or political and allegory of ideas. So दो प्रकार की कौन कौन सी allegory बताई गई हैं? पहली historical और political allegory and second one is allegory of ideas. So historical or political allegory is a form of allegory in which the characters and events represents historical events and characters. जैसा कि हम नाम से हमें पता चल रहा है कि जो historical allegory है, इसमें जो characters और events होंगे वो क्या represent करेंगे? historical events और characters को. So the most famous example is John Dryden's Absalom and Achitophel. This is published in 1681, which allegorizes the Monmouth rebellion using the biblical story of Absalom. Second one is allegory of ideas. So in allegory of ideas, abstract entities such as virtues, vices, states of mind, modes of life and types of character are personified. So जो हमारा allegory of ideas है, इसमें क्या है? abstract entities जैसे कि virtues हैं, vices हैं, स्टेट्स ऑफ माइंड है एंड मोड्स ऑफ लाइफ एंड टाइप्स ऑफ कैरेक्टर जो उनको पर्सोनिफाई किया जाता है. सो द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ
this type of allegory is John Bunyan's The Pilgrim's Progress, that allegorizes the Christian doctrine of salvation through the life of character known as Christian. Now हम फीचर्स की बात करेंगे. सो कैन हैव, एलिगरी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? कैन हैव अ प्राइमरी मीनिंग एंड अ सेकेंडरी मीनिंग. प्राइमरी मीनिंग भी हो सकते हैं, सेकेंडरी मीनिंग भी हो सकते हैं. कुड बी एपिसोडिक और सस्टेन्ड थ्रू आउट द वर्क. द कॉन्क्रीट प्रेजेंटेशन ऑफ एन abstract idea typically in narrative can have double meaning. So the first level is storyline, the second level is moral, political, philosophical और religious. So मेजर प्रैक्टिशनर देख लेते हैं. सो मेजर प्रैक्टिशनर एंड टेक्स्ट की बात करते हैं तो बनियान्स का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेंसर्स द फेरी क्वीन, जोनाथन स्विफ्ट द गुलिवर ट्रेवल्स, विलियम कॉलिंस ओट ऑन द पोइटिकल कैरेक्टर, कीट्स टू ऑटम, शेलीज प्रोमेथस अनबाउंड, Thomas Hardy The Dynast, Godey's Faust Part 2, the novels of Franz Kafka. So अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज एलिट्रेशन, जिसमें हम कंसोनेंस और एसोनेंस दोनों ही टर्म्स को इंक्लूड करेंगे. सो आइए देखते हैं. व्हाट इज एलिट्रेशन? इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स. So it is usually applied only to consonants, and when the recurrent sound occur in a conspicuous position at the beginning either of a word or of a stressed syllable within a word. So हमारा alliteration होता क्या है? So ये it is the repetition of a speech sound. जो speech sound होता है उसका रेपिटेशन इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स. सो इट वॉज प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग फोर्स इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री. इट वॉज ऑल्सो यूज इन मेनी मिडिल इंग्लिश पोएम्स सच एज लैंगलैंड्स पैट्स प्लाउमैन. सो ये किस में यूज किया गया है? इट वॉज यूज इन मैंने बहुत सारी मिडिल इंग्लिश पोएम्स में, जैसे कि लैंगलैंड्स की पैट्स प्लाउमैन है, उसमें भी यूज किया गया है. इट्स यूज इन प्रेजेंट डे पोएट्री इज टू अचीव सर्टेन स्टाइलिस्टिक इफेक्ट. सो इसका अगर हम प्रेजेंट डे पोएट्री की बात करते हैं तो इसका यूज क्या है? इस अचीव करना सर्टेन स्टाइलिस्टिक इफेक्ट को, सच एज टू री इन्फोर्समेंट द मीनिंग, टू लिंक रिलेटेड वर्ड्स or to provide tone and color and to make words more concrete. So the repetition of S, TH and W in Shakespeare's sonnets 30 हम देख लेते हैं. When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sign the lack of many a thing I sought, and with old woes new well my dear times waste. एंड अगला हमारा क्या है? कोल्ड्रिजेस फेमस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्रेड रिवर एल्फ इन कुबला खान. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंसोनेंस. तो व्हाट इज कंसोनेंस? इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर कंसोनेंट्स बट विद अ चेंज इन द intervening vowels such as live long, lean alone, pitter patter. So consonants basically क्या होता है? Repetition of a sequence of more or two or more consonants. दो या दो से अधिक consonants का जो repetition of a sequence होता है that is consonants. And example की अगर हम बात करते हैं तो W.H. Auden's poem of the 1930s, Oh, where are you going? said reader to rider. This one is the example of consonants. Next one is assonance. Assonance, what is assonance? It is the repetition of identical or similar vowel sounds, especially in stressed syllable in a sequence of nearby words. It is sometimes called vocalic rhyme. सो बेसिकली जो हमारा एसोनेंस होता है,
सो ये रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर, ये वॉवेल साउंड्स का रेपिटेशन होता है, और कंसोनेंट जो होता है दैट इज द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। सो इसमें हम और देख लेते हैं रिकरेंट लॉन्ग आई। एग्जाम्पल क्या है हमारा, रिकरेंट लॉन्ग आई इन द ओपनिंग लाइन ऑफ किड्स ओट ऑन अ ग्रेसियन अर्न, thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time। नेक्स्ट है हमारा इन स्ट्रेंज मीटिंग विल्फ्रेड ओवेन यूजेज वोल्कैलिक और हाफ राइम टू सिमिलर इफेक्ट। स्ट्रेंज मीटिंग में विल्फ्रेड ओवेन ने भी यूज़ किया है वोल्कैलिक या हाफ राइम, वो सिमिलर इफेक्ट का। इट सीम्ड आउट दैट आउट ऑफ बैटल आई escaped डाउन some profound tunnel long since scoped। So now we will come on the next literary term, that is allusion। What is allusion? Allusion is a passing reference to a literary or historical person, place or event, or to any literary work or passage without explicit identification। So allusions are allusions that refer to events more or less contemporary with the text are called topical allusions. Those referring to specific people are called personal allusions। So allusion क्या होता है? It is basically a passing reference to a literary or historical person, place or event। और अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, so allusion serves to illustrate or expand upon or enhance a subject and at times to suggest the discrepancy between subject and allusion। Next है sometimes they imply a fund of knowledge that is shared by an author and the audience for whom the author writes। So most literary allusions are intended to be recognized by the generally educated readers of the author's time, but some are aimed at a group of people। So current term intertextuality includes literary echoes and allusions as one of the many ways in which any text is interlinked with other text। So अब हम मेजर प्रैक्टिशनर देख लेते हैं एल्यूजन के। सो मेजर प्रैक्टिशनर्स एंड टेक्स्ट इन टॉमस नेसेस लिटनी इन टाइम ऑफ प्लेग, द हेलेन मेंशन्ड इन द लाइन्स ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर, डस्ट हैव क्लोज्ड हेलेन्स आई, इज द हेलेन ऑफ ट्रॉय। नेक्स्ट हमारा टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड पब्लिश्ड 1922 इन द लाइन्स डिस्क्राइबिंग अ वीमेन एट हर मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल, द चेयर शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन ग्लोड एज ऑन द मार्बल। द आयरनिक इल्यूजन क्या है? द आयरनिक इल्यूजन इज अचीव्ड बाय द इकोइंग शेक्सपियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लियोपैट्रा मैग्निफिसेंट बार्ज इन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। द बार्ज शी सैट इन like a burnished throne burned on the water। And now Sir Philip Sidney's Astrophel and Stella contain punning allusions to Lord Robert Rich, who had married the Stella of the sonnet, which were identifiable only by intimates of the people concerned। So William Shakespeare's The Tempest, in which the character Ariel sings क्या है लाइन्स? फुल फैदम फायर दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोर मेड, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, इज एल्यूडेड टू इन द वेस्टलैंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दैट इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी, व्हाट इज एम्बिग्विटी? एम्बिग्विटी रिफर्स टू अ फॉल्ट इन स्टाइल इन विच वैग expression is used when what is wanted is precision, or when a single word or expression is used to signify two or more distinct reference, or when two or more diverse attitude or feelings are expressed at once।
सो ऑरिजिन ऑफ द टर्म की अगर हम बात करते हैं तो द टर्म वॉज हैज़ बीन वाइडली यूज इन क्रिटिसिज्म टू आइडेंटिफाई अ डिलिबरेट पोइटिक डिवाइस। जो ये हमारा टर्म था ये क्रिटिसिज्म में यूज़ हुआ है, किसके लिए? जो डिलिबरेट पोइटिक डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंस विलियम एम्पिसन पब्लिश्ड 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी 1930। सो ये विलियम एम्पिसन का 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मल्टीपल मीनिंग्स एंड प्लुरलाइजेशन आर अल्टरनेटिव टर्म्स फॉर दिस यूज ऑफ लैंग्वेज। So now we will see the classification. A special type of multiple meaning is conveyed by the portmanteau words. The term was introduced into literary criticism by Humpty Dumpty, the expert on semantics, in Lewis Carroll's Through the Looking Glass. It was brilliant and slithy toes did gyre and gimble in the wave. Slithy means lithe and slimy. There are two meanings packed up into one word. Now we will see the major practitioners and text. In Cleopatra's speech to the asp, in Shakespeare's Antony and Cleopatra, the word rich, mortal and dispatch are ambiguous. So come thou mortal wretch with thy sharp teeth, this not intrinsicate of life at once unite, poor venomous fool, be hungry and dispatch. नेक्स्ट है हमारा टर्म दैट इज एंटी हीरो. सो द चीफ पर्सन इन अ मॉडर्न नॉवेल और प्ले हुज कैरेक्टर इज वाइडली discrepant from the traditional protagonist or hero of a serious literary work. So now if we talk about the historical context, so non-heroic protagonist can be seen in the Picaresque novel of the 16th century. जो हमें नॉन हीरोइक प्रोटैगनिस्ट किस में देखने को मिलते हैं? पिकेरेस नॉवेल जो 16th सेंचुरी में लिखे गए हैं उसमें देखने को मिलते हैं. और द टर्म एंटी हीरो इज़ यूजली अप्लाइड टू राइटिंग्स इन द पीरियड ऑफ डिसइल्यूजनमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और अगर हम फीचर्स की बात करते हैं सो सॉरी फ्रेंड्स, दे नेवर मैनिफेस्ट लार्जनेस, डिग्निटी, पावर और हीरोइज्म. द एंटी हीरो इज प्रिटी ignominious, passive, ineffectual or dishonest. The anti-hero is conspicuous in dramatic tragedy in which the protagonist is usually of high state, dignity and courage. Now we will see the major practitioner and text. So the heroine of Defoe's Moll Flanders is a thief and prostitute, and Moll Flanders, it is published in 1722. John Wayne's Hurry on Dawn 1953. Kingsley Amis Lucky Jim. Yossarian in Joseph Heller's Catch-22 1961. Humbert in Vladimir Nabokov's Lolita, that is published in 1955. And Tyrone Slothrop in Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow. So Gravity's Rainbow published in 1973, and Vladimir and Strazen in Samuel Beckett's Waiting for Godot, and the publication date of Waiting for Godot is 1952. So The Blind and Portrait Old Man, Ham, Endgame. Next we will talk about the next term, that is antithesis. So what is antithesis? Antithesis is a contrast or opposition in the meaning of phrases or clauses that are used in proximity to each other, which manifest parallelism, a similar word order or structure in their syntax. So major practitioners and text कौन कौन से देख लेते हैं इसके. एलेक्जेंडर पोप्स एपिजल टू डॉक्टर अबूथनॉट, publication date 1735, contains the line willing to wound and yet afraid to strike. Next one is The Rape of the Lock 1714, has parallelism in the syntax which is made especially prominent by alliteration in the antithetic nouns. Resolved to win, he meditates the way by force to ravish or by fraud betray. In Samuel Johnson's Restless
Publication date 1759. The antithesis is similarly heightened by the alliteration in the contrasted nouns. Marriage has many pains, but celibacy has no pleasures. Next one is Dryden's Absalom and Achitophel, Alexander Pope, Moral Essays. Now we will come on the next literary term, that is archaism. So what is archaism? Archaism means the literary use of words and expressions that have become outdated in common speech of an era, and this is done by some poets for enhancing their poetic diction. So this term especially what denotes? This term denotes what is old or obsolete. And now we will talk about the historical context of the term. So throughout the 19th century, for example, many poets continued to use Ivine, method, steed, taper means for candle, or and mourn, but only in their verses, not their everyday speeches. सो थ्रू आउट 19th सेंचुरी बहुत सारे पोएट्स ने क्या यूज किया है वर्ड्स, जैसे आइविन, मीथॉड, स्टीड, टेपर एंड मॉन, सिर्फ अपने वर्सेज में, ना कि अपने एवरीडे की स्पीच में. बोथ स्पेंसर एंड किंग जेम्स बाइबल हैव इन देयर टर्न बीन मेजर सोर्स ऑफ आर्काइज्म फॉर मिल्टन एंड मेनी लेटर ऑथर्स. सो जब भी हम आर्काइज्म की बात करते हैं, सो स्पेंसर और किंग जेम्स बाइबल ये बहुत ही मेजर सोर्स माना जाता है ऑफ आर्काइज्म. और नेक्स्ट अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर्स और टेक्स्ट की बात करते हैं, सो स्पेंसर द फेरी क्वीन 1592-96 publication date, deliberately employed archaism. Many of them derived from Chaucer's medieval English in the attempt to achieve a poetic style appropriate to his revival of the medieval chivalric romance. The translators of the King James version of Bible 1611 gave weight, dignity and sonority to their prose by archaic revivals. And John Keats' Ode on a Grecian Urn, published 1820, described the Grecian urn as wide breed of marble men and maiden overwrought. The bread and overwrought are used for archaic words bread and worked, that is or ornamented all over. सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने स्पेशली 11 टर्म्स को कवर किया है. सो अगले क्लास में हम इसके आगे ही बात करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच for listening my lecture. See you again.